शारीरिक प्रशिक्षण के मामले में किसी भी व्यक्ति को शौकिया होने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति के लिए यह शर्म की बात है कि वह अपने शरीर की सुंदरता और ताकत को देखे बिना बूढ़ा हो जाता है। सुकरात। आज के इस ई क्लास में हमारा टॉपिक है यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो आपका स्वागत है हमारे ई क्लास पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां आपको मिलेंगे शारीरिक शिक्षा से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं यूनान में शारीरिक शिक्षा का क्या इतिहास रहा है। यूनान के इतिहास को जब हम देखते हैं तो जानते हैं कि सोफिस्ट नाम के बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ हुआ करते थे। अब ये सोफिस्ट जो कोई एक व्यक्ति नहीं था, एक बुद्धिमान वर्ग था जो वहाँ पे दर्शनवाद को देखता था, उसको फॉलो करता था। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे नाम आए जो विश्व भर में प्रचलित हुए और आज भी हम लोग उनको जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। इन्हीं में से तीन महत्वपूर्ण नाम है। एक है सुकरात, दूसरे है प्लेटो और तीसरे है अरस्तु। देखिए, सुकरात और प्लेटो जो थे ये दोनों दोस्त भी थे, हम उम्र भी थे, और लेकिन दोनों का जो आपस में रिश्ता था वो था गुरु और चेला का। सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु थे और अरस्तु जो है वो प्लेटो का चेला थे। ये अरस्तु ही सिकंदर के गुरु रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास कैसा था। यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को चार भागों में बांटकर देखते हैं। पहला है होमर काल। होमर जो थे एक अंधे व्यक्ति थे और इन्होंने 2 महाकाव्य लिखा था, उसी से इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी है स्पार्टा काल, यहाँ पे सैन्य क्रियाओं के लिए इस काल को जाना जाता है। तीसरा है पूर्व एथेंस काल, जो ओलंपिक जैसे खेलों के लिए जाना जाता है। और चौथा है उत्तर एथेंस काल, जहाँ पे रोमन साम्राज्य पूरी तरह से यूनान में कब्जा कर ली थी और यूनानी संस्कृति को लगभग ख़त्म कर दी थी। आगे बढ़ते हैं, होमर काल के बारे विस्तृत से जानकारी लेते हैं। होमर काल जो था एक अंधे व्यक्ति जिनका नाम होमर था, उनके नाम से जाना जाता है। इस काल के बारे कोई सही जानकारी सटीक रूप से प्राप्त नहीं है कि ये काल कब घटित हुई थी, किंतु इतिहासकारों के अनुसार ये 9वीं और 8वीं शताब्दी बीसी के आसपास की घटनाएं हैं, जहाँ पे होमर जो थे उन्होंने इलियाड और ओडिसी नामक 2 महाकाव्य लिखे थे और इसी महाकाव्य से इस काल का पता चलता है। देखिए, इलियाड जो महाकाव्य था इसमें शारीरिक दर्शन जो था मुख्य था, और दूसरा ओडिसी जो था उसमें पेनलॉग के राजा रानी का जीवन यापन के संपूर्ण जानकारी थी। अब जो शारीरिक दर्शन था उसमें क्या था, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जो खेलों से संबंधित है, जैसे कि खेल को उत्सव के रूप में मनाया जाता था और इनके 12 भगवान थे, जिनमें सबसे प्रमुख भगवान जो थे वो जियस को माना जाता था। और ओलंपिया एक देश था जहाँ पे देवों का जो है उनका शहर माना जाता था, या ये कहे कि देव जो थे वहाँ पे बसते थे, वहाँ पे रहते थे या आकर रहने लगे थे, तो वो बड़ा पवित्र स्थल माना जाता था। इस काल में जो है मल्ल युद्ध, तैराकी और संगीत बहुत प्रमुख रहा है। ये सारा चीज़ जो है ना इलियाड जो महाकाव्य है उससे पता चलता है। दूसरी ओर जो ओडिसी महाकाव्य था उसमें राजा रानी की कहानियाँ थी कि राजा किस तरह से शासन करते थे, उनको सैन्य के बारे पता चलता है। वहाँ पे लोग किस तरह से रहते थे, लोग जो थे खेती करते थे, चरवाहे वाली ज़िंदगी गुजारते थे, और वहाँ का जो रहन सहन था, ये सारा चीज़ ये होमर काल से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्पार्टा काल के बारे में। स्पार्टा काल का नंबर जो है वो होमर काल के बाद आता है। स्पार्टा जो था वो एक सत्तावादी राज्य था। यहाँ पे लोग जो थे ना देशभक्त थे और सारे के सारे योद्धा हुआ करते थे। देखिए, यूनान क्या है कि जैसे प्राचीन भारत जैसे था ना, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, सबकी अपनी राज व्यवस्था थी। यहाँ पे कई राजा थे जो अपने राज्य को, शासन व्यवस्था को देखते थे, राज करते थे, किंतु संपूर्ण भारत एक भारतवर्ष कहलाता था। सबकी कल्चर, उनकी जो सभ्यताएं थी, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, धर्म लगभग एक जैसी थी। उसी तरह प्राचीन यूनान में भी था कि उनकी संस्कृति, भाषा सब कुछ एक जैसी होते हुए भी वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और ये राज्य जो थे ना आपस में लड़ते रहते थे, और ये राज्य आपस में सिटी ऑफ स्टेट कहलाते थे। इन राज्यों की कुल संख्या 28 थी
इसी में से एक राज्य था स्पार्टा, जो कि यूनान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, वहाँ पे जो है एगोग नाम की एक प्रणाली थी, और एगोग की देख रेख के लिए ना पैडागॉग नाम के लोग काम करते थे। ये पैडागॉग कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं था, एक वर्ग था जो एजुकेशन ऑफिसर होते थे, और वो क्या करते थे कि वहाँ की जो ध्येय वाक्य था, सबल जाति सबल शरीर, उसको उसकी रक्षा करना, उसको उनका अपना कर्तव्य माना जाता था, सबल जाति सबल शरीर शब्द के रक्षा करना, उसको बनाना। तो ये जो एजुकेशन ऑफिसर थे जो शिक्षा देते थे और इस तरह की चीज़ों को देखते थे, वो पैडागॉग कहलाते थे, जो कि एगॉग प्रणाली के अंतर्गत आते थे। यहाँ पे क्या था कि बच्चे का जो जब जन्म होता था ना, तो बच्चे को कई स्टेज से गुजरना पड़ता था। सबसे पहला स्टेज तो इसका ये था कि यहाँ पर बच्चे के जन्म होते ही उसका फिटनेस टेस्ट किया जाता था। देखिए, आज भी बच्चे का जन्म जब अस्पताल में होता है तो उसका फिटनेस टेस्ट होता है कि उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, लेकिन जो कमियाँ होती है उसको मेडिकल साइंस के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक करने की कोशिश की जाती है, और नहीं भी ठीक होता है तो कोई नहीं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उस ज़माने में क्या था स्पार्टा में, कि जब बच्चे का फिटनेस टेस्ट होता था और बच्चा अगर फिटनेस टेस्ट में फेल कर जाता था, तब क्या होता था कि उस बच्चे को ले जाकर वहाँ की एक पर्वत माउंट एबोटस से नीचे फेंक कर ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता था। मतलब ईश्वर की देन बच्चे को माना जा रहा है, और बच्चा फिट नहीं है तो आगे भविष्य में समाज के लिए कुछ कर नहीं सकता है, बल्कि बोझ बन जाएगा। इस कारण ईश्वर को वापस उसे समर्पित कर दिया जाता था। और जो बच्चे फिटनेस टेस्ट में पास कर जाते थे, उन बच्चों को माता पिता को सौंप दिया जाता था। उसके बाद माता पिता घर पर उस बच्चे को 7 वर्ष तक रखते थे साथ में, जहां माँ उसका पालन पोषण करती थी, और माता पिता दोनों मिलकर उसे आज्ञा का पालन करना, सहनशीलता और साहस, संयम, इन चीज़ों के लिए तैयार करते थे, उन्हें प्रशिक्षण देते थे, और साथ ही साथ आने वाले जो अगला स्टेज था, उस स्टेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर देते थे। अगले स्टेज में बच्चे का फिर से फिटनेस टेस्ट होता था, और इस टेस्ट में बच्चे को फिटनेस टेस्ट पास करना होता था। अगर बच्चा फिटनेस टेस्ट पास किया तो उसे अगले स्टेज के लिए एंट्री दी जाती थी, और अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाया तो बच्चे को वापस माता पिता के पास दे दिया जाता था, किंतु उसकी नागरिकता छीन ली जाती थी और वह दास कहलाता था। वह स्पार्टा का नागरिक कहलाने का अधिकार उसके पास नहीं होता था। इसे हैलॉट कहलाता था। ये जो कैटेरिया जो था, ये हैलॉट कहलाता था, और ये बच्चे जो थे जो फिटनेस टेस्ट फेल करते थे वो दास कहलाते थे, और स्पार्टन ये नहीं रहते थे। जिसके बाद दूसरा स्टेज आता है जो कि 7 से 12 वर्ष का था। इस स्टेज में क्या होता था कि बच्चे को शासकीय देख रेख में भेज दिया जाता था, जहाँ से उन्हें शारीरिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था, सैनिक की तरह रखा जाता था, और सैन्य जीवन जीने के लिए उसे धीरे धीरे तैयार किया जाता था। इस वक्त में इन्हें मल्ल युद्ध, तैराकी, दौड़, भाला फेंकना या भार उठाना ऐसी क्रियाएं कराई जाती थी। इसके बाद जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता था, तब क्या होता था कि 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की आयु, यानी कि 8 वर्ष तक की आयु में इन्हें ना अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसे कहा जाता है कि सैन्य प्रशिक्षण के लिए ही तैयार किया जाता था, जिसमें नागरिकता के गुण उत्पन्न करना, देशभक्ति के गुण उत्पन्न करना, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, चतुराई के गुण देना, साहसिक बनाना, उसके बाद देशभक्ति के गुण देना, इस तरह के गुण उसे दिए जाते थे, तैयार किए जाते थे। जिसके बाद जब बच्चा 20 वर्ष का होता था तो 20 वर्ष में बच्चा को एक सैनिक बनाया जाता था, जो कि देश की सेवा करना शुरू करता था, और देश पे जो हमले होते हैं या देश दूसरे देश से जब लड़ता है तो उसे एक सेना के रूप में अपना योगदान देना होता था। इसके बाद क्या है कि 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में जब सैन्य जीवन ये जी लिया, तो 30 वर्ष की आयु में क्या करता था कि उसको विवाह करना होता था, और ये एक तरह से कंपलसरी था उस देश में, ताकि वह देश को एक स्वस्थ संतान दे सके और देश का जो आने वाला भविष्य है उसे संवार सके। और फिर जब वो बच्चा संतान देता था, जब वो बच्चा नया बच्चा आता था, उसके साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी।
जिसके बाद वो अपने बच्चों को देख रेख करता था, और जब 60 वर्ष की आयु हो जाती थी तो पुनः वो शासन व्यवस्था में अपने स्पार्टा का सेवा करता था। उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता था और उसके लोगों को तैयार करने में अपना वक्त लगाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनान में शारीरिक शिक्षा का जो तीसरा भाग था पूर्व एथेंस काल, इसको समझते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा, सिटी ऑफ स्टेट जो थे जहाँ पे 28 राज्य थे उसमें से एक स्पार्टा था, वैसे ही 28 राज्यों में से एक राज्य था एथेंस। एथेंस का जो इतिहास है उसको दो भागों में बांट कर देखा जाता है, एक है पूर्व एथेंस काल और दूसरा है उत्तर एथेंस काल। तो पूर्व एथेंस काल में क्या था कि जिस तरह स्पार्टा में बच्चों के लिए हमने अलग अलग कैटेगरी देखी, उस तरह से यहाँ भी इसी तरह कैटेगरी बटा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ये क्या था कि उससे अंतर था। यहाँ पे क्या था कि प्रजातंत्रवादी लोग थे, और लेकिन स्पार्टा में क्या था, सत्तावादी लोग थे। तो प्रजातंत्र यहाँ पे चलता था, सैनिक प्रशिक्षण कभी भी यहाँ कमज़ोर नहीं था। जिस तरह स्पार्टा में सैनिक प्रशिक्षण बड़ा मजबूत था, उसी तरह यहाँ पर भी था। यहाँ पे क्या होता था कि बच्चों का जब जन्म होता था उसका फिटनेस टेस्ट होता था ठीक उसी तरह जिस तरह स्पार्टा में होता था, किंतु यहाँ पे थोड़ा अंतर क्या था कि जिस तरह स्पार्टा के लोग अगर फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद माउंट एबोटस से फेंक कर उसको भगवान को समर्पित करते थे, किंतु यहाँ पे एथेंस में क्या करते थे कि समर्पित नहीं करते थे, बल्कि उसे उसके माता पिता को दे देते थे, और माता पिता पर यह निर्भर होता था कि अगर वो चाहे तो ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, और अगर वो नहीं चाहे तो खुद वो अपने साथ रखकर उसका परवरिश करके उसको अपने जिम्मे में ले सकते थे। ये सब कुछ मतलब माता पिता पे डिपेंड करता था। इसके बाद दूसरा स्टेज जो था इसका, माता पिता जब इसका परवरिश करते थे, उसको अपने देख रेख में रखते थे, और बच्चा 7 साल तक जो था उसको आदेश का पालन करना सिखाया जाता था। अलग अलग तरह का खेल घर में खिलाया जाता था, माता पिता के अंडर में सब कुछ होता था। इसके बाद दूसरा स्टेज आता था 7 साल से 18 वर्ष का जो आयु होता था, तो वो क्या होता था कि लड़कों को शिक्षा दी जाती थी शासकीय देख रेख में, जहाँ पे विशेष तौर पे जिम्नास्टिक कराया जाता था, व्याकरण सिखाई जाती थी और संगीत सिखाया जाता था। ये 3 चीज़ वहाँ पे महत्वपूर्ण थे। या जो था 18 साल तक लगातार चलता रहता था। इसमें जिम्नास्टिक जो था वो जहाँ पे सिखाया जाता था, जो स्कूल था उस स्कूल को पेलोस्ट्रॉ कहते थे। पेलोस्ट्रो नाम के वहाँ पे जिम्नास्टिक स्कूल होते थे जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता था। सामान्यतः ये जो था ना नदी के किनारे होता था, जहाँ पे नहाने का व्यवस्था होता था, कपड़े बदलने की व्यवस्था होती थी, मालिश का व्यवस्था होता था। जो इसका भवन होता था पेलेस्ट्रो का, वो एक आयतकार होता था, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे कि आयतकार आकार का भवन होता था पेलेस्ट्रो का, जो कि जिम्नास्टिक सिखाने की एक स्कूल थी। और इसके बाद यहाँ पे मल्ल युद्ध सिखाई जाती थी इसी जगह पे, और बॉक्सिंग सिखाए जाते थे। उसके बाद जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता था तो उसको सेना में भर्ती कराई जाती थी। लेकिन भर्ती कराने से पहले क्या था ना कि देवताओं को, इनके जो देवता थे, आपको याद होगा 12 देवता थे, तो देवताओं को साक्षी मानकर शपथ लिया जाता था, और उनके श्रद्धा अर्पित करते हुए जब शपथ लेते थे तो 2 वर्ष तक जो है सेना में सैनिक प्रशिक्षण होता था, और उसके बाद युवाओं को वहाँ पे सेना में रखा जाता था जो कि देश की सेवा करते थे। अब यहाँ पे ये सब 30 वर्ष तक चलता था, ठीक, स्पार्टा की तरह। 30 वर्ष के बाद फिर इन्हें विवाह करना होता था, अच्छे संतान को जन्म देना होता था, और फिर वो भी उनका प्रक्रिया भी उसी तरह चलता था जैसे इन लोगों का चलता था। हाँ, यहाँ पे महिलाओं के लिए 3 तरह का विशेष काम रखा गया था जो महिलाओं को करना अनिवार्य था। एक तो घर में खाना बनाना, दूसरा था कपड़ों का सिलाई करना जो लोग वहाँ पहनते थे, और तीसरा था कि आदर्श गृहिणी का निर्माण करना, जो घर था उसका आदर्श उसको बनाना, ताकि समाज आदर्श बन सके। क्योंकि पहला जो 7 साल था वो 7 साल तो माँ बाप के साथ बच्चा रहता था, तो माँ बाप जैसी शिक्षा देंगे बच्चे वही चीज़ सीखते थे, और ये सब कुछ वहाँ की औरतों पे डिपेंड करता था किस तरह से उसको करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम एंशियंट ओलंपिक टॉपिक पे जो क्लास थी हमारी, उसमें हम देख चुके थे पैन हेनरिक खेल के बारे में, जिसके अंतर्गत 4 खेल आते थे, ओलंपिक, इस्थीमियन, नेमियन और पाइथियन। ये जो घटनाक्रम था पैन हेनरिक खेल का, जो कि सिटी ऑफ स्टेट्स में जो आपस में युद्ध होते थे, उस युद्ध को रोकने के लिए या इस युद्ध को कुछ दिन के टालने के लिए, आपस में भाईचारा लाने के लिए इन खेलों का, ये उत्सव का जो शुरुआत की गई थी। इसमें से जो ये घटनाएं घटी थी ये
पूर्व एथेंस काल की ही घटना थी। तो पूर्व एथेंस काल में जो था ओलंपिक का आधिकारिक पहला आयोजन 776 बीसी में ओलंपिया शहर में आयोजित हुई थी। इसके बाद स्थीमियन, नेमियन और पाइथियन जैसे खेल यहाँ पे आयोजित होती रही और बाद में धीरे धीरे ये खेल प्रतियोगिताएं बंद हो गई, लेकिन ओलंपिक जो था वो 1200 साल तक चलता रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनान में शारीरिक शिक्षा का अंतिम और चौथा भाग जो उत्तर एथेंस काल कहलाता है। उत्तर एथेंस काल जो है वो क्या है कि स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, एक तरफ तो उत्तर एथेंस काल स्वर्ण युग के रूप में जाना जा रहा है, किंतु यह काल जो है ना पतन का काल भी कहलाता है। यानी कि प्रश्न कहीं पूछा कि स्वर्ण युग के तौर पे कौन सा काल कहलाता था, तो उसका उत्तर भी यही है कि उत्तर एथेंस काल स्वर्ण युग कहलाता था या तौर पे माना जाता था। दूसरा कि पतन का काल कौन सा था, तो पतन का काल भी उत्तर एथेंस काल को ही माना जाता है। देखिए, इस युग में जो है वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दर्शन शास्त्री पैदा हुए जो विश्व को एक नई अलग रास्ते पे लेके चले गए। लेकिन इन लोगों का जो मानना था ना वो क्या था कि साहित्य और संगीत के बाद शारीरिक शिक्षा का स्थान है। तो इस काल में क्या हुआ कि होमर काल के जो आदर्श थे, जो आपके स्पार्टा काल के जो आदर्श थे या पूर्व एथेंस काल में ओलंपिक जैसी जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल सभी तरह से बंद हो गया और सबसे पहले साहित्य और संगीत को स्थान दिया जाने लगा और बाद में फिर शारीरिक शिक्षा को। उसके बाद जितनी भी तरह के व्यायामशालाएँ थी, जिम्नास्टिक के जो स्कूल्स थे वो लगभग बंद हो गए थे और बंद होने के बाद क्या था कि नए स्कूल इस तरह के कहीं भी खोले नहीं गए। प्रतियोगिताएं जो थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी और फिर एक टाइम पे आके बहुत सारे अन्य कारणों से और रोमन साम्राज्य का जो वहाँ पे कब्ज़ा हो गया था, तो वहाँ के राजाओं का जो क्रिश्चियन बन चुके थे, पुराने धर्मों को नहीं मानते थे और नए धर्म को अपना चुके थे, उन लोगों ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया और धीरे धीरे यहाँ पे जो है सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएँ, शारीरिक क्रियाएँ यहाँ पे बंद हो गई। इस कारण से ये पतन का युग भी कहलाता है और यहाँ पे जो है एक तरह से यूनानी सभ्यता का यहाँ से पतन शुरू हो गया। हमारा ई क्लास का आज का टॉपिक था यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल PHE एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक होगा रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। जय हिंद।